So these guys are waiting for us Good today. evening, ma'am. Good evening, Sakshi. वेट कर रहे थे मेरा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो. So today we are going to study a very interesting chapter. Chapter का नाम है National Movement. कौन जानता है नेशनल मूवमेंट के बारे में? मैम नेशनल मूवमेंट लाइक मैम कोई ऐसा उन्होंने मूवमेंट करो या फिर हम जैसे नारे लगाते हैं किसी ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट यही ओके. नेशनल मूवमेंट से क्या फायदा हुआ हमको? बताओ. मैम मैम जो ब्रिटिश रूल था उसका जो मैम बहुत ज्यादा ही उन्होंने एक्सट्रीम कर रखा था वो थोड़ा कम हुआ और और क्या फायदा हुआ हमको उससे बताओ? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. और कोई बता सकता है? और मैम नेशनल. मैम उन्होंने जो फोर्स करते थे हमें और मैम जो हमें अच्छी पोजीशंस नहीं देते थे वर्क में मैम वो उन्होंने बंद कर दिया था और फिर हम इक्वली ट्रीट करने लग गए तुम लोग छोटी सी बात नहीं बताते मुझे. क्या तुम्हें नेशनल मूवमेंट से आजादी मिली हमको एंड में? और क्या चाहिए नेशनल मूवमेंट से तुम्हें? है ना? नेशनल मूवमेंट का क्या फायदा हुआ? सबसे ज्यादा आजादी मिली हमारी कंट्री को. नेशनल मूवमेंट नहीं तो दिलाई है ना? तो नेशनल मूवमेंट का हम पूरा जर्नी पढ़ेंगे कि कब क्या हुआ और एंड में हमें आजादी मिली. सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में. कोई बता सकता है मुझे कि नेशनलिज्म क्या होता है? मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट. लुक, 1870 टू 1947. आजादी कब मिली इंडिया को? 1947 तो ये नेशनल मूवमेंट है जिसकी वजह से इसमें सबके बारे में पढ़ेंगे. गांधी के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना? वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. लेकिन उसके पहले शुरुआत होती है इस चैप्टर की नेशनलिज्म से. टेल मी व्हाट इज नेशनलिज्म. हेडिंग डालो, राइट डाउन नेशनलिज्म. क्या होता है नेशनलिज्म? बताओ. कोई बताओ, फिर मैं बताती हूँ. मैम नेशनलिज्म मतलब जो अपने नेशन से बहुत प्यार अटैचमेंट है एंड मैम उसको अगर वो ऐसे क्लचेस में है तो उसको फ्री करवाने के लिए वो मुझे नहीं पता नहीं पता? मुझे पता है. और मैम कोई ट्राई करना नेशनलिज्म का चाहेगा? मतलब राष्ट्रवादी होगा ना. ओके. नेशनलिज्म राष्ट्रवादी. पैट्रियोटिज्म यस मैम देशभक्ति. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. नेशनलिज्म एक आइडिया है, ठीक है, जिसमें हम ये बिलीव करते हैं कि ऑल द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री बिलोंग टू वन नेशन कॉल्ड इंडिया. है ना? हम सारे लोग कहाँ के सिटीजन है? इंडिया के सिटीजन है. यानी इस लैंड पे, इंडिया नाम के लैंड पर जो भी लोग रहते हैं, दे बिलोंग टू अ कंट्री नेम्ड इंडिया. उनका कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, कोई भी लैंग्वेज वो बोलते हो, किसी भी जेंडर के हो, ठीक है, जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, जितनी भी कंट्री की चीजें हैं, दे आर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम. वो सारे लोग उसे यूज कर सकते हैं. करेक्ट? तो लिखो. नेशनलिज्म is an idea nationalism is an idea according to which people of the country people of the country belong to one nation named India. People of the country belong to one nation named India. Nation, Nation. One nation named India. Yes, Nationalism ma'am. is an idea according to which यानी या फिर which tells that the people of a country belong to one nation called India.
all people irrespective of their caste, full stop के बाद है, all the people irrespective of their caste, color, language, class or gender, Ma'am, or irrespective, irrespective of their color. all the people irrespective of their color, caste, class, language or gender, class, high class, low class, all the people irrespective of their caste, class, color, language or gender, मैम रिलीजन भी आएगा इसमें? religion भी लिख सकते हो, religion have one common identity, have यानी सारे लोगों की, कि चाहे वो किसी irrespective of their caste, class, language, color, gender, religion, have one common national identity. क्या है वो आइडेंटिटी? कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, करेक्ट? ये कॉमन आइडेंटिटी है, दे ऑल हैव वन कॉमन आइडेंटिटी, यानी इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब है ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, कलर, लैंग्वेज, जेंडर और रिलीजन, they have one common identity, that is they are citizen of India. They have one common identity. सबकी एक ही कॉमन आइडेंटिटी है, और क्या है वो कॉमन आइडेंटिटी? कि हम इंडिया नाम के एक नेशन को बिलोंग करते हैं, हम उसके सिटीजन हैं. दे हैव वन कॉमन आइडेंटिटी. Yes, ma'am. वन कॉमन आइडेंटिटी क्या है? आपकी और मेरी और खुशी की कॉमन आइडेंटिटी, हम तीनों ही इंडिया के सिटीजन हैं, है ना? बल्कि हमारी कास्ट अलग हो सकती है, स्किन कलर भी अलग है, एज भी अलग है, जेंडर भी अलग है, बट वी हैव वन कॉमन आइडेंटिटी. क्या? वी बिलोंग टू नेशन नेम इंडिया. तो ये लिखने की जरूरत नहीं कि क्या है आइडेंटिटी, बट ये लिख सकते हो दे हैव ऑल हैव वन कॉमन आइडेंटिटी. उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, ठीक है? All the resources of the country are meant for all of us. All the resources यानी कंट्री में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो हम सबको बिलोंग करती हैं. All the resources of the country belong to all of us. ठीक है? Yes, ma'am. All the resources of the country belong to all of us. हम सबको बिलोंग करते हैं रिसोर्सेज जो भी है कंट्री के. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, लिख लिया नेशनलिज्म. चलो अब आगे थोड़ी बात करती हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई. हम सब ने बेटा पिछले चैप्टर में 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा है, करेक्ट? तो जो नेशनलिज्म की शुरुआत है कहीं ना कहीं वो इसी के आसपास हुई है, यानी 1850s के आसपास, क्योंकि जब इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1608 में आए, ठीक है, और 1850 तक कुछ कुछ चीजें हमारे उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे. उनकी बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती थी, वो हमारे को एक्सप्लॉइट करते थे. हमने ये सारी चीजें पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है. सब्सिडरी अलायंस उन्होंने किया हमारे साथ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया, है ना, और पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी, और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने हमारी चीजें धीरे धीरे कंट्रोल करके अपने कब्जे में कर ली. विद टाइम हम उन्हें पहचान नहीं सके, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि नेशनलिज्म हम सब के अंदर उस वक्त नहीं था. हम सब लोग ये नहीं सोचते थे कि हम लोग एक कॉमन कंट्री के सिटीजन हैं, हमें मिलके इन्हें भगाना चाहिए. बट कहीं ना कहीं 1850 के आसपास यानी 1857 रिवोल्ट के आसपास ये चीजें हमारे दिमाग में आने लगी, और 1870 और 1880s तक ये चीजें काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगी, यानी लोग क्वेश्चन करने लगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि लोग अब पढ़ लिख गए थे. पहले तो हम लोग बहुत सीधे साधे थे, तो बहुत टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, हम अच्छे थे, हमारी अच्छाई का फायदा उठाया. लेकिन अराउंड 1850s जब बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लगे इंडिया में, और कुछ इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी थे, उनमें बहुत लोग लॉयर बन गए थे, यानी विद इन 200 ईयर्स ऑफ स्पैन हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें अंग्रेजों की ही सीख ली थी, और फिर हम उनकी लैंग्वेज में उनको हम
अपोज कर पाते थे, उनको हम बोल पाते थे कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो हमें बेवकूफ बना देते थे कि अरे अरे आप अपने प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, वो सब बहुत बढ़िया रहेगा, और फिर वो हमें रूल करने लगे। बट विद टाइम हमें ये रियलाइजेशन हुआ, जब हम भी उतने पढ़ लिख गए, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग इंग्लैंड जाके पढ़ने लगे, और वो लोग जब एजुकेटेड हो गए तो उन्हें समझ में आया कि ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं एक्चुअली वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस ऐसे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फॉर एग्जाम्पल खुशी कल को इंग्लैंड चली जाए, लौट करके आए, और खुशी बोले कि मुझे पता है कि ब्रिटिशर्स मेरी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, लेट मी मेक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मैं पूना सार्वजनिक सभा रखूंगी, और इसमें मैं सारे यंग लोगों को इंक्लूड करूंगी, और इन लोगों के खिलाफ मैं आंदोलन करूंगी, यानी इन लोगों के खिलाफ मैं रेवोल्यूशन करूंगी, एंड आई विल हैव टू थ्रो देम आउट। तो इस तरह के जो एजुकेटेड लोग थे वो आने लगे, और इंडिया में उस वक्त कुछ कुछ एसोसिएशंस यानी कुछ कुछ ग्रुप्स बनने लगे। उनके नाम है पूना सार्वजनिक सभा, एक का नाम है इंडियन एसोसिएशन, एक का नाम है मद्रास महाजन सभा। नॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी बेटा, ये एरिया स्पेसिफिक होती थी, क्योंकि जिस एरिया में बनती थी नॉर्मली उसी के नाम पे इनका नाम रखा जाता था। यू कैन सी, देखो है ना, मद्रास वाली यानी चेन्नई के रीजन में है ये, इंडियन एसोसिएशन पूरे इंडिया के लिए है, पूना वाली पुणे के रीजन में है, बॉम्बे वाली बॉम्बे है ना। तो इस तरह की एसोसिएशन बनी, यानी वहां के जो लोकल लोग थे वो इस तरह के एसोसिएशंस बनाते थे। अब आप समझ गए। तो यानी एजुकेटेड लोग धीरे धीरे इन चीजों को अपोज करने लगे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज करने लगे, और सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा बनी, फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ऐसी छोटी छोटी एसोसिएशंस में जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो क्या करने लगे, ज्वाइन करने लगे, और अंग्रेजों की यानी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है उन्हें लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि यहाँ ये बुरा कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स छपने लगे, और धीरे धीरे विद टाइम 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी बन गई, है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल किया, फ्रीडम स्ट्रगल किया, और एंड में हमें आजादी भी दिलाई, और आज भी वो हमारी कंट्री में है, वो पार्टी है ना कांग्रेस। बस उसके लीडर्स चेंज होते रहे हैं, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई 1885 में। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो बची हुई छोटी छोटी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये खत्म हो गई। ये लोग भी साइड में अपना काम करते रहे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को अवेयर करते रहे कि ये इस तरह के उनके बहकावे में नहीं आओ, या फिर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को वो छापते रहे न्यूज़पेपर्स में। इसमें से बहुत सारे लोग अपनी न्यूज़पेपर्स भी चलाते थे, बहुत सारे लोग इसमें से अपनी मैगजीन्स वगैरह भी छापते थे, और उन मैगजीन्स में वो ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे जिसमें लोग, जिनको पढ़ करके लोगों के अंदर अवेयरनेस आती थी। ठीक है। तो फिर विद टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बनने के बाद में बहुत सारे लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। फिर धीरे धीरे करके हम आगे देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स को बोलती है कि आप हमारी डिमांड्स को मानो, अदरवाइज हमें मूवमेंट करेंगे, हम आपको बाहर निकालेंगे अपनी कंट्री से। बहुत बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चीज ट्राई करती है, नॉन कॉपरेशन में ट्राई करती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ट्राई करती है, क्विट इंडिया में भी ट्राई करती है, फिर एंड में तीसरे चौथे मूवमेंट के बाद वो कामयाब हो जाते हैं, और 1947 में फिर अंग्रेज हमें छोड़ के चले जाते हैं। ओवरऑल तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा के बारे में, यानी जब पढ़े लिखे लोग धीरे धीरे चीजें बनाने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ वो एक ग्रुप बनाने लगे, तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम है और जो सबसे पहले आता है उसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा। लिखो, हेडिंग्स डालो, political associations, political associations before congress, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस, यानी कांग्रेस के पहले और कौन कौन सी पार्टीज या फिर चीजें बनी थी, ये एक एक नंबर में आ सकता है। लिखो, पूना सार्वजनिक सभा, एसोसिएशंस बेटा, एसोसिएशन ये लिखा है, ऐसे मैंने गोल किया हुआ है, एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशंस। आप थोड़ा आगे की तरफ आ जाओ, ना पीछे हो ना, इसी वजह से हो रहा है, और आगे आ जाओ। ठीक है मैम, एक बार आप पूरा डिक्टेट रिपीट करेंगे? पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस के जो पहले है पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, मैं इस तरफ लिखती हूँ, बीच में से देख लो। ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, क्लियर है बेटा, पॉलिटिकल एसोसिएशंस।
अब उसमें जो सबसे पहला नाम है दैट इज दिस वन, दिस पूना सार्वजनिक सभा। ओके, ये वाला। मैम ये नोट डाउन करना है। हाँ, इसमें नंबर 1 लिखो, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, इसके बारे में हम अभी बहुत छोटे हैं तो डिटेल में ऐसे कुछ हमें लिखना नहीं है, बस हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या क्या बनी है कांग्रेस से पहले। तो पूना सार्वजनिक सभा लिखो, इंडियन एसोसिएशन दूसरे नंबर पर, नाम लिख लो केवल, हाँ, ताकि अगर टिक करने के लिए आएगा तो याद रहे। इंडियन एसोसिएशन लिखो, फिर लिखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट में टी को हटा के ENCY लगा दो प्रेसिडेंट की स्पेलिंग में, तो प्रेसिडेंट में टी हटाओ, ENCY, तो बन जाएगा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, नाम लिख लिए सारे। यस मैम। अब हुआ क्या, ये सारी पार्टीज क्या कर रही थी, कोई गेस कर सकता है कि क्या कर रही थी ये सारी पार्टी? मैम ये सारी पार्टीज फाइट कर रही थी ये नॉन सारी वायलेंस। पार्टीज एक तरह से, मैम विदाउट वायलेंस। मैम जैसे ऐसा होता है ना मैम, मॉडर्न्स, मॉडरेट्स, एक्सट्रीम्स एंड उसके बाद हम इस तरीके से, आई थिंक मैम मॉडरेट्स थी जो मैम लाइक वर्बली मैटर को सॉल्व करने में बिलीव रखती थी, या फिर नहीं तो मूवमेंट्स कर सकती थी, या फिर ब्रिटिश को थ्रेट्स दे रही थी मे बी। वेरी गुड। तो ये जो स्टार्टिंग की एसोसिएशन थी बेटा, इनमें एक बहुत फीचर था, जैसे जब हम किसी इंसान से लड़ाई करते हैं तो क्या जाते ही उसको घुसा मार देते हैं, तो क्या करते हैं बताओ? मैम वर्बली कोशिश करते हैं मैटर सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हम इंसान को प्यार से समझाते हैं, ऐसे जब मम्मी भी जब गुस्सा होती है तो वो पहले प्यार से बात करती है, एक बार, दूसरी बार आंख दिखाती है, और तीसरी बार जो भी हाथ में उनके पड़ गया आइटम फीजिबल रेंज में होना चाहिए बस, और वो और तुम रेंज में होने चाहिए हिट के, है ना? दोनों रेंज कैलकुलेट करके वो दे दनादन शुरू हो जाती है। तो उसी तरह हम लोगों ने भी किया, पहले तो हमने प्यार से समझाने की कोशिश करी उनको कि भाई समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। तो वो जो प्यार वाला फेज था जिसमें हम प्यार प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही वाला फेज है। यानी पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिशर्स से बातचीत करने में यकीन रखते थे। वो पेपर पे लिखते थे, जैसे हम लोग लिखते हैं फॉर्मल लेटर, टू द गवर्नर ऑफ बंगाल, प्लीज हमारी डिमांड को मान लो, प्लीज हमारी डिमांड को मान लो, प्लीज हमारी डिमांड को मान लो। तो ऐसे हजारों लेटर्स ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिशर्स को लिखते थे, सो दैट ब्रिटिशर्स अपने स्ट्रक्चर में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीजें इंप्रूव करे और उतना एक्सप्लॉइट इंडियंस को ना करे। फिर क्या हुआ, तुम लोगों को तो सब पता है, बताओ। मैम उसके बाद भी वो नहीं माने, तो फिर मैम उन्होंने सोचा कि हम वो प्रोटेस्ट करें, या फिर मैम जो ब्रिटिश के लाइक जो मेन गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे उनके साथ मैम प्रोटेस्ट करें, या फिर मैम रेबल करने की कोशिश करें, लेकिन फिर मैम वो भी नहीं हुआ। तो फिर मैम लास्ट में वायलेंस हुआ, लाइक फाइट्स वगैरह, वायलेंस पे आए लास्ट में। करेक्ट। ठीक है, तो जब हमने पहली बार उन्हें बोलने की कोशिश करी, तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है पूना सार्वजनिक सभा का। उन्होंने वो इस आइडिया पे चलते थे, सॉवरेन। सॉवरेन का आइडिया बेटा कुछ नहीं होता, इसका सिंपल सा मतलब है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की मैंने क्या बोला कि ये सारे लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन तब बनाई जब ये लोग मॉडर्न चीजों को सीख गए। तो जब वो लोग मॉडर्न आइडियाज को, मॉडर्न आइडियाज में क्या है, कौन सी बातें मॉडर्न है? माई लाइफ माई रूल्स, यही तो है मॉडर्न। मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जो करूं। बिकॉज पुराने जमाने में तो क्या होता था, जो मेरी माँ बोलेगी मैं तो वो ही करूंगा, मेरा मन भी है तो भी मैं अपने मन की नहीं करूंगा, बस मेरी माँ की इच्छा है, जो वो कहेगी मैं वो ही करूंगा। और आजकल क्या है, जो तुम बोलोगी वो तो मैं नहीं करूंगा, उसके अलावा तो मैं कुछ भी करूंगा है ना? सो ये दोनों ही चीजें, क्या ये दूसरी वाली चीज तो बहुत गलत है।
लेकिन एग्जाम्पल देने के मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। मम्मा की बात तो सबको माननी चाहिए, ठीक है, लेकिन चलो आप तो बच्चे हो इसलिए आपको माननी चाहिए, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो अपनी कंट्री खुद चला सकते हैं, वो क्या किसी दूसरे से पूछ के अपनी कंट्री चलाएंगे? बताओ। मैम आप एक बार रिपीट कर सकते नो हैं? मैम। मैं कह रही हूँ आप तो माइनर हो, यानी बिलो 18 हो, तो आपको तो अपनी मम्मी डैड की बात माननी चाहिए, बात ठीक है। तो क्या आपको मैं सॉवरेन बोल सकती हूँ? क्या आप सॉवरेन हो? आप अपनी सारी हाँ मैम डिसीजन खुद अभी ले नहीं सकते है, हो? अभी नहीं मैम है। काइंड ऑफ। काइंड ऑफ वो आपके मन में है, लीगली नहीं है। आपको वो राइट नहीं मिला हुआ है, आपने जबरदस्ती छीना हुआ है, वो बात अलग है। 18 ईयर्स के बाद मिलेगा। हाँ 18 के बाद मिलेगा, लेकिन मैम इंडिया तो में भी 18 नहीं के बाद भी मिलेगा नहीं मिलता है। मैम, नहीं इंडिया में मिलेगा 30 के बाद मिलता है, 30 तक मैम। हम पेरेंट्स का ही इंडिया सुनना में होता है है। मैम, हम इंडिया में है। हाँ लेकिन इंडियन पेरेंट्स की अनुमति 30 के बाद मिल पाती है। इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस जल्दी दे देती है, लेकिन इंडियन पेरेंट्स परमिशन 30 के बाद ही देते हैं। तो भूल जाओ, इतनी जल्दी आजादी के सपने मत देखो, ठीक है। यस मैम। तुम्हारी आजादी में अभी टाइम है, लेकिन क्या है कि आप तो माइनर हो, तो आप तो सॉवरेन नहीं हो, यानी फुल्ली इंडिपेंडेंट आप नहीं हो। आपको डिपेंडेंट होना बनता भी है, जायज भी है, क्योंकि आप छोटे हो। लेकिन ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि तुम पूरी कंट्री हमारे अंडर रहो। तो क्या ये बात सही है? क्या हम सब छोटे थे अपनी कंट्री में? हम नहीं चला नो सकते थे अपनी मैम। कंट्री? मैम चला सकते थे। चला सकते थे। तो ये जो स्टार्टिंग की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्यार से बातें कर रही थी, वो यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट सॉवरेन होती हैं। जो भी कंट्री के लीडर्स होते हैं वो खुद डिसीजंस लेते हैं, हम भी अपनी कंट्री के डिसीजन खुद लेंगे। तो ये जो मॉडर्न आइडिया है, मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड द नेशनलिज्म, जो कि एक मॉडर्न प्रिंसिपल है, तो ये सारे लोग मिलकर के ये बोल रहे थे कि लेट अस टेक अवर ओन डिसीजंस, हम खुद अपने डिसीजन लेंगे और हम आपके कहने से नहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये बात ब्रिटिशर्स को प्यार से समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। क्या लगता है ब्रिटिशर्स को समझ में आया? मैम जब वो इतने सालों से ही नहीं समझ रहे थे तो फिर मैम वो तो नहीं समझेंगे ना प्यार खुशी से। तो सारी बात एकदम समझ गई है, खुशी को पहले से ही पता है कि इनके बस की नहीं है, ये नहीं समझ पाएंगे हमारी बात, है ना। क्योंकि इन्हें समझ में आना होता तो पहले ही समझ में आ जाता है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स इन चीजों को उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, उल्टा उन्होंने और पता है क्या किया? उन्होंने 1878 में एक आर्म एक्ट पास कर दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हम इनकी प्यार भरी बातें नहीं सुनेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, आर्म रखेंगे अपने पास में। क्योंकि 1857 रिवोल्ट में वो लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि हम लोगों ने उनके खिलाफ बहुत बड़ा रिवोल्ट किया उनको यहाँ से भगाने के लिए। फिर उन्होंने 1878 में एक आर्म एक्ट पास करा। उस आर्म एक्ट में उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, यानी अलाउ का उल्टा, यानी परमिशन मना कर दी कि इंडियन सबसे आर्म नहीं रख सकते, अपने पास हथियार ही नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम पावरफुल रहे, या हमारे पास जब भी लड़ाई हो तो हमारे पास आर्म्स एंड अम्युनिशन रहे। तो उन्होंने मना ही कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने उसी साल एक और एक्ट निकाला जिसका नाम है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। उससे उन्होंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ उल्टी सीधी बातें लिखेगा उसका हम क्या करेंगे, उसका प्रेस ही कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसका न्यूज़पेपर ही बंद कर देंगे। तो अगर आपको, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट वगैरह निकालते थे, और उसमें वो नॉर्मल पॉइंट्स, चीजों को पॉइंट आउट करते थे जो ब्रिटिशर्स गलत करते थे। तो उन्होंने बोला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि अगर आपका न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी चीज छापी गई जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, यानी जिससे गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आपका न्यूज़पेपर हम बंद कर देंगे। अब ये दोनों बातें मैम सुन करके जो और गुस्सा आ गई लोगों को कि हम तो आपसे प्यार से बातें कर रहे हैं, आप तो हमारी आजादी छीन रहे हो, ना तो आप अपने खिलाफ कोई बात। वो अभी ये तो वही बात हो गई ना कि खुशी रोज मारती है। किसे मारती है खुशी? खुशी छोटा भाई है तुम्हारा, पीटती हो उसको। मैम बहन है वो मेरे को करती है मैम, मैं तो उसे कुछ ज्यादा नहीं बोलती। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल खुशी अपनी छोटी बहन को रोज पीटती है, और फिर छोटी बहन कह रही है मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगी, तो ये बोली अगर शिकायत करेगी तो और मारूंगी। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ब्रिटिशर्स हमें परेशान कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ कुछ लिख भी नहीं सकते, क्योंकि लिखेंगे तो हमारा प्रेस ही छीन ले जाएंगे, हमारा जब्त कर लेंगे सब कुछ, है ना। ये तो उसी तरह की धमकी हुई कि हम तुम्हें परेशान करेंगे लेकिन तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और अगर तुमने कुछ किया तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा मैम न्यूज़पेपर ही फिर बंद और कर बड़ा देंगे, एक्शन। तुम्हारा न्यूज़पेपर ही बंद कर देंगे। वो गवर्नमेंट में है बेटा, इतनी पावर क्या है? हम उनके गुलाम है बेसिकली। तो पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथों में है। लेकिन हम पहले प्यार से बात करें कि कोई बात नहीं, तुमने अगर हमें गुलाम, क्योंकि हम तो बहुत चीजें लोग हैं, हम कह रहे थे कोई बात नहीं, बना लिया गुलाम, कोई बात नहीं, हम बन गए गुलाम, एक काम करो बस हमारे
थोड़े बहुत हमें राइट्स दे दो ताकि हम भी आसानी से अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन इंडिया ने ऐसा कह दिया था। इंडियंस बहुत सीधे लोग हैं ना बेटा, तो स्टार्टिंग में उनको वो समझ मासूम लोग हैं, उन्हें समझ नहीं आ पाया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो क्या बोलते थे कि कोई बात नहीं माए बाप, वो बोले तुम काले हो, हाँ हम काले हैं। तो क्या है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो सकता है नहीं है। थोड़े टाइम में हमको समझ में आया, कह रहे ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। आज भी तुम देखो तो वर्ल्ड के कितने सारे परसेंटेज डॉक्टर्स है इंडिया में। ऑलमोस्ट हर कंपनी का, और जितनी भी एमएनसी टॉप लेवल पे, ऑलमोस्ट हर कंपनी का सीईओ इंडियन ही है। यस मैम। यू विल गो एंड गूगल, तो आप गूगल इट, देन यू विल नो कि गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, इंफोसिस का, टीसीएस का, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, पेप्सी। पेप्सिको, और यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज जिनके जो सीईओ है वो इंडियंस है। तो ऐसा नहीं है कि हम दिमाग में कम थे, बट वी वर मेड टू बिलीव कि तुम लोगों को इतना पता नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। इसका मतलब वो हमें वो समझते थे कि ये तो लो लेवल पर है। बट हमें हमें उनकी लैंग्वेज क्यों पता होनी चाहिए थी? वो आए थे हमारे घर, हमारा घर कब्जा करने, हम थोड़ी ना गए थे उनके घर में। या एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी उन्होंने तो ऐसा बंगाल में, उन्होंने तो पॉजिटिव ही लिखा है, कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं है एशियाटिक सोसाइटी में। वो अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं जो बात बता रही हूँ समझ आया। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने बोला कि देखो, पहले तो आर्म एक्ट लेके आए और उन्होंने बोला कि आप इंडियंस, आप तो आर्म्स नहीं रख सकते। बोले क्यों सर? क्योंकि हमें डर है कि आप चला दोगे। अरे बोले नहीं चलाएंगे, हमें आजादी तो दीजिए, कल कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए। कल को अगर ढेर सारे ब्रिटिशर्स आ गए और हमें जेल में बंद करने लगे, हमें मारने लगे, तो हमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए होगा ना। लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम रखे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। उसमें उन्होंने बोला कि अगर तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई और चीजें बोली तो फिर हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा प्रेस जब्त कर लेंगे। लोगों को इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई कि लो बताओ, कुछ कह भी नहीं सकते इसके अगेंस्ट। इतना तो इतना, फिर 1883 में उन्होंने एक और चीज करी। उन्होंने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट, मैम इंडियंस ब्रीथ भी नहीं कर सकते अब। हाँ, ये एक्चुअली एक बिल आया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस वक्त काफी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो एक बिल लेकर के आई थी गवर्नमेंट, उसका नाम था बेटा इल्बर्ट बिल। ये बिल अगर पास हो जाता तो इसका मतलब, जैसे हमारे यहाँ क्या था, जज कौन होते थे? वो व्हाइट टोपी वाले यूरोपियंस होते थे। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए कभी मूवी, उसमें व्हाइट टोपी ऐसे गोल 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 यूरोपियन जज वाली लगाते हैं, वो बैठे रहते हैं, देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता था कि जो इंडियंस जब भी कोई पकड़े जाते थे या फिर वो उनको कहीं सजा मिलनी होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर तो बात बात पे हम लोग को सजा दे देते थे, कुछ भी करो तो हमें कोर्ट घसीट के ले जाते थे कि तुम तो सबसे बड़े क्रिमिनल तुम ही हो, अंदर चलो, तुमने कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ बोला। तो हम लोगों के यहाँ के जितने भी लोग को सजा देनी होती थी, तो वो व्हाइट यूरोपियन जज हम लोग को सजा देते थे। और वो बोलते थे कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि व्हाइट यूरोपियन जज तुमको सजा दे रहा है, तुम लोगों को तो सजा मिल रही है, बहुत बड़ी बात है, तुम लोग तो जंगली हो, जाहिल हो, ऐसे। फिर क्या हुआ, इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल हमारे इंडियंस लोगों ने बहुत फेवर किया। उन्होंने बोला देखिए ऐसा है, जज तो जज होता है, वो काला या गोरा नहीं हो सकता। तो जिस तरह से व्हाइट जज जो है वो हमें सजा देते हैं, उसी तरह से जो इंडियंस जज होंगे वो भी यूरोपियन, अगर कोई क्रिमिनल है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोई यूरोपियन इंडिया ब्रिटेन से इंडिया आया है और यहाँ पर रह रहा है, ट्रेड वगैरह कर रहा है, लेकिन ट्रेड के साथ वो करप्शन कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, तो उस यूरोपियन को भी तो सजा मिलनी चाहिए। तो उस यूरोपियन को सजा कौन दे सकता है? तो क्या होता था, जो यूरोपियन जज होते थे वो फेवर करते थे यूरोपियंस को। अगर किसी इंडियन और यूरोपियन के बीच में कोई लड़ाई हुई है तो सजा इंडियन को दे देते थे और यूरोपियन को कम सजा देते थे। तो इल्बर्ट बिल से पहले इंडियंस ने बोला कि भाई देखिए ऐसा है कि यूरोपियन जज, इंडियन जज भी बैठेंगे, मतलब इंडिया में जो जज है वो भी बैठेंगे इस हियरिंग में, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। तो जिस तरह से यूरोपियन जज हमें सजा दे देते हैं, उसी तरह इंडियन जज को भी राइट होना चाहिए कि वो यूरोपियंस को भी सजा दे सके। लेकिन इस बिल को बहुत ही ज्यादा अपोज किया, किसने? यूरोपियंस ने। यूरोपियंस लोगों ने इतना अपोज किया और उन्होंने ये तक बोल दिया कि इन लोगों के अंदर तो इतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये हमें सजा दे सके, क्योंकि इन्हें कुछ आता ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, ये तो अच्छे जज है भी नहीं। ये लोग हम लोगों से बहुत नीचे हैं, ये लोग हमारे कोर्ट केसेस में ये लोग सजा हमें नहीं दे सकते।
और इतना ज्यादा वाइट लोगों ने इस चीज को इतना ऑपोज किया कि गवर्नमेंट को फाइनली बिल को विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है, उनको इल्बर्ट बिल को हटाना पड़ा। और जब इल्बर्ट बिल खत्म हुआ तो इंडियंस को बहुत गुस्सा आया कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, जब हमारी लड़ाई हो तो जज हमेशा यूरोपियन ही क्यों होगा, हम कैसे भरोसा करें कि यूरोपियन जज फेयर डिसीजन लेगा ना, जज तो अपने अपने कंट्री के लोगों को फेवर भी कर सकता है, और इंडियंस को तो आप मौका भी नहीं दे रहे हो कि वो जज की रोल में भी आए, तो इस बात से वो लोग बहुत नाराज हो गए। तो ये स्टार्टिंग का वो पीरियड है जिसमें 2-3 इंसिडेंट मैंने बताए, जिसमें बहुत कोशिश कर रहे थे हमारे यहाँ के लोग की जो बातें हैं वो प्यार मोहब्बत से हो सके। इल्बर्ट बिल लाने की कोशिश की, आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने बोला, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का भी बहुत लोगों ने अपोज किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो अपने हिसाब से ही काम करते रहे। वो उनको लगा कि पूरी कंट्री तो उनके कंट्रोल में है तो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। तो फटाफट लिख लो, चलो तीनों चीजें। सबसे पहले लिखो आर्म्स एक्ट, लिखो 1878 क्या है, ARMS, आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है। आंसर क्या है, दिस एक्ट डिनाइड द परमिशन फॉर इंडियंस टू कीप आर्म्स, दिस एक्ट डिनाइड द परमिशन फॉर इंडियंस टू कीप आर्म्स। तो आर्म्स एक्ट 1878, इस एक्ट में क्या हुआ है, दिस एक्ट डिनाइड द इंडियंस, इंडियंस को डिनाई कर दिया गया, क्या डिनाई कर दिया, दिस एक्ट डिनाइड द इंडियंस टू कीप आर्म्स, ARMS, टू कीप आर्म्स, ठीक है। अगला एक्ट है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें मैं सामने लिखी हूँ बड़ा बड़ा VERNACULAR, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ये कब आया है, ये भी 1878 में ही आया है, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, पिछला वाला लिख लिया है ना, दिस एक्ट, पहले वाले का आंसर क्या लिखा है सब लोगों ने, दिस एक्ट, मैम दिस एक्ट डिनाइड परमिशन टू इंडियंस टू कीप आर्म्स। दिस एक्ट मैम डिनाइड दिस परमिशन टू एक्ट कीप आर्म्स, ठीक है। अगला है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, if any मैम Indian, according to this act, if any Indian newspaper, if any Indian newspaper publishes, if any Indian newspaper publishes anything which is objectionable to Europeans या Britishers, according to this act, if any newspaper publishes anything which is objectionable to British government, which is objectionable to British government, comma, the government will have right to, government will have right to confiscate, confiscate का मतलब होता है जब्त करना, government will have right to confiscate, CON con FIS FIS CATE gate, the government will have right to confiscate the हाँ स्पेलिंग टेक कर सकते हैं। confiscate, con FIS FIS CAT gate और E, confiscate, government will have right to confiscate the asset of newspaper, asset का मतलब सामान, जो भी उस प्रिंटिंग प्रेस में जो भी सामान है ना, जो भी वहां पर है, चाहे मशीन हो उनकी,
जनरेटर हो, जो भी एसेट होगा उसके, जैसे कभी कोई बिल्डिंग जब्त होती है तो उसके अंदर, अगर ये घर जब्त होगा तो ये बेड, ये टीवी, ये चेयर, ये लैपटॉप, सब एसेट है घर का, सब जब्त हो जाएगा। तो गवर्नमेंट विल हैव right to confiscate the asset of newspaper including printing press. Government will have right to confiscate the asset of newspaper including printing press. प्रिंटिंग प्रेस यानी वो न्यूज़पेपर भी की एजेंसी भी ले जाएंगे और मशीनें भी ले जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रिंटिंग प्रेस। हाँ बेटा खुशी। मैम 1857 रिवोल्ट के बाद बहुत सारे उन्होंने चेंजेस करे और मैम उन्होंने ये भी बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो यूरोपियन गवर्नमेंट होगी, तो भी मैम इतना भी अनफेयर कैसे हो गया, क्योंकि मैम उस टाइम उन्होंने काफी चेंजेस करे थे। यही तो उनका डबल नेचर दिखाता है, इसीलिए तो उनको मैनिपुलेटिव बोलते हैं। बिकॉज 1857 रिवोल्ट के बाद उन्होंने बातें तो बहुत पॉजिटिव की थी कि बहुत ये देंगे वो देंगे, प्रिंसली स्टेट्स की भी जितने भी स्टेट्स हैं उनको जब्त करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन देखो व्हाट दे डू। ठीक है, 20-30 साल के बाद वापस रंग दिखाना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला आई हैव टू राइट डाउन इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल, ILBERT, इल्बर्ट नहीं, ILBERT, इल्बर्ट, ये इल बीमार वाला इल थोड़ी ना है बेटा, ILBER, इल्बर्ट नाम है, इल्बर्ट बिल। ठीक है, दिस बिल asked for asked for trial of Europeans by Indian judge. This bill asked for trial of Europeans by Indian judge. Trials of European का जो ट्रायल होगा, asked for trial of Europeans by Indian judge. This bill asked for trials of Europeans by Indian judge and demanded equality between British and Indian judges. British and Indian judges. Between Indian and European British judges. Demanded equality between Indian and British judges. Okay? Yes ma'am, done. Done है ना? Okay. Yes ma'am, लिख लिया। Okay, very good. So now अब हम बात करते हैं कि जब ये 3 इवेंट हो गए तो इंडियंस को ऐसा लगा कि फाइनली हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो हमारी बातें भी रख सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अपने मन की कर रहे हैं, करेक्ट, दे आर डूइंग व्हाट दे आर थिंकिंग इज करेक्ट, तो वो ही कर रहे हैं। सो फाइनली ये धीरे धीरे जब इस तरह की चीजें वो करने लगे तो इंडियंस भी बहुत हर्ट हो जाते थे और फाइनली उन्हें एक नीड लग रही थी एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की। यानी उन्होंने बोला यार छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, मद्रास महाजन सभा इस एरिया में चलती है, बॉम्बे वाली बॉम्बे एरिया में चलती है और पूना वाली अलग चलती है, बंगाल प्रेसिडेंसी केवल बंगाल में है। तो उनको बोला हमको एक पैन इंडिया यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो पूरे इंडिया के लिए एक हो और सारे इंडिया के लोग इकट्ठे उसमें आ सकें और जिसमें एजुकेटेड इंडियंस आए और आकर के वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छे से रखें, सो दैट ब्रिटिशर्स हमारे साथ जो इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी से ये प्रूव हो गया कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली हमें छोटा समझते हैं, इसीलिए उनके लिए ये बात तो ठीक है कि यूरोपियन जज इंडियंस को सजा दे दे, लेकिन इंडियन जज यूरोपियंस का केस सजा दे भी नहीं सकते, उनका तो हियरिंग ही नहीं कर सकते। इससे ये शो करते हैं होता है कि वो कितने रेशियल है, मतलब वो
ब्लैक लाइव्स या फिर ब्राउन लाइव्स को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो जब इल्बर्ट बिल वाली कंट्रोवर्सी हुई तो ये इंडियंस की जो ये डिजायर थी ये और ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनली स्टैब्लिश किया गया 18 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। ठीक है, और इसके जो अर्ली लोग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़े थे उनका नाम था, क्योंकि ये नीड फिर धीरे धीरे और डिजायर डीपेन होती गई और फाइनली इंडियंस ने 72 लोगों ने मिल करके फाइनली इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया 1885 दिसंबर में। दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याब जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्ता, सुब्रमण्यम अय्यर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका पार्ट थे फर्स्ट टाइम कांग्रेस को बनाने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि 1885 में फाइनली कांग्रेस बन जाएगी और अब धीरे धीरे कांग्रेस से लोग जुड़ने लगेंगे एंड कांग्रेस विल बिकम द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और फिर ये कांग्रेस पार्टी इंडियन स्ट्रगल करेगी और लोगों को वो आजादी दिलाने में हेल्प करेगी। ठीक है, ओके तो मैम। आपको फॉर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिखना है, आपका होमवर्क है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, किसने बनाई, ये आपको गूगल भी करना है और इस पैराग्राफ से भी इंफॉर्मेशन लेनी है एंड आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा 1 पेज का नोट लिख के लाना है। ठीक है, पढ़ना है। यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे बनी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे यूट्यूब पर अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को सर्च करोगे। और नेक्स्ट क्लास में जो सबसे अच्छा बोलेगा उसको मैं दूंगी स्टार ऑफ द डे। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो बेस्ट परफॉर्मर को मिलेगा स्टार ऑफ द डे। अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके आना, दूसरे से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। ठीक है मैम, तो हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस यस, पे। 1 पेज का तकरीबन नोट लिखना है जिसमें पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना है एंड देन फिर क्लास में उसको बोलना है जिसका बेस्ट लगेगा मुझे आई विल गिव हिम स्टार ऑफ द डे। कितने पॉइंट जरूरी नहीं है, कन्विंसिंग होना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि कंटेंट आपने अच्छा ढूंढा है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं ढूंढना है, एकदम पीएचडी लेवल का इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लानी है सो दैट उसको सुनने में अच्छा लगे, मजा आए, बाकी लोगों को उसमें इंटरेस्टिंग आए और वो लंबे टाइम तक याद रहे। ऐसे पढ़ नहीं देना है, लाकर समझ कर आना है और आके बताना है कि मैम मैंने ये सर्च किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। ठीक है, ओके, यस इंटरेस्ट के मैम। साथ सर्च करना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, देन यू हैव द चांस टू बिकम द स्टार ऑफ द डे। ठीक है, चलो भाई, ऑन दैट नोट हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे और मिलते हैं जल्द, यानी कि परसों। यस मैम। ओके, बाय।